हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रहेगी। ठीक है, इसलिए डिमोटिवेट ना हो और हम रेगुलर ये PY को लेके आ रहे हैं 2018-19 में जो पूछेंगे। ठीक है, और अगर इन वीडियो के माध्यम से यानी अगर हम 30 क्वेश्चन ला रहे हैं और 30 क्वेश्चन में से मैक्सिमम 20 से 25 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो ये मान के चलिएगा कि आप बिल्कुल सफल होने के लिए तैयार हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे लेवल की। ठीक है, इसलिए डिमोटिवेट ना हो, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन बार बार मारिए। ठीक है, हर रविवार या संडे में 10 दिन में एक दिन एक मॉक टेस्ट जरूर लगाए। इसलिए लगाए कि आपका लेवल कितना है और किन किन सब्जेक्टों पे आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, निरंतर ऐसे ही अभी हम ये वर्ग 2 की प्लेलिस्ट PY की ला रहे हैं। ठीक, एक दो दिन में आपको रेट राजस्थान पात्रता परीक्षा भी 27 तारीख से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो उसके भी मैक्सिमम 8 से 10 वीडियो आएंगे। ठीक है, तो उससे भी अगर जो बच्चा राजस्थान पात्रता परीक्षा की जो तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर दबाएगा ताकि जो भी हमारी अपडेटेड वीडियो से आने वाली वो मिस न हो। ठीक है, वही हमारा लोगो PYQ SST यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलो दोस्तों, जिसका था आपको इंतजार वो घड़ी आ गई और ये रहा आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। यानी जो ये दो कथन दिए हैं, क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों गलत है, इस पर आप विचार करिए। ठीक है, तो पहला है कथन, गर्म धाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों तक गर्म जल लाती है क्या? यस और नो। दूसरा है, ठंडी धाराएं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों तक ठंडा जल लाती है क्या? तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों गलत है? यानी ऑप्शन पहला है केवल दो, केवल वन। तीसरा है इनमें से कोई नहीं और चौथा है उपयुक्त दोनों कथन सही है। तो बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी वो दोनों कथन गलत है। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछ रहा है कि किसने कहा है कि हमें ऊपरी स्तर से नियोजन का अंत करना चाहिए, हमें हवाई ऊंचाइयों पर जमीनी वास्तविकताओं से दूर सोची और निर्धारित की गई प्राथमिकताओं का अंत करना चाहिए। ये दोस्तों ये कथन है जो किसने कहा? राजीव गांधी ने कहा, श्री S. केडे ने कहा, विनोबा भावे ने कहा, ये मेधा पाटकर ने कहा। तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी जी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन कथन पहला, इसमें से सुनियोजित शहर थे, इसमें जल निकासी व्यवस्था थी, या सिंधु घाटी की मोहरों में पाया जाने वाला सबसे सामान्य रुद्रांकन एक सींग वाला जानवर है। तो क्या ये जो 3 कथन दिए हैं ये क्या सभी सही हैं? ये केवल 2, ये केवल 3, ये केवल 1। तो बता दो दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सही है। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछ रहा है कि नीति आयोग स्टैंडर्ड फॉर यानी नीति आयोग का विस्तृत रूप है, यानी नीति आयोग जो है उसका विस्तृत रूप या कहें फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसिशन इंडिया। चौथा है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक इंडिया फॉरवर्ड। तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करें और इसे मिलाइए। ठीक है, तो मैं राइट आंसर बताऊंगा तो आपको डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, इससे हम डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं। आंसर कैसे देखेंगे? पहले तो आंसर पे जाते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर यानी पहले का डी, यानी जो हुमायूं है वो किससे संबंधित है? तो आपने कहा डी वाला, यानी इंसान एक कामिल से। ठीक है, फिर दूसरा है गुलबदन बेगम, वो किससे संबंधित है? 2 का ए है, तो ये किससे संबंधित है? तो आपने कहा हुमायूं नामा से। तीसरा औरंगजेब, ये किससे संबंधित है? तो आपने कहा तीसरे का सी यानी आलमगीरी से। और चौथा अब्दुल हमीद लाहौरी, चौथे का बी यानी किससे संबंधित है? आपने कहा बादशाह नामा से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है,
चलो प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं अब। प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछ रहा है कि अहमदनगर की प्रसिद्ध महिला शासक चांद बीबी ने अपने राज्य की रक्षा के लिए इनके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी दोस्तों? तो आपसे पूछा जा रहा है मुगलों से, हैदराबाद के निजाम से, बीजापुर के आदिल शाही से, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगलों से। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछ रहा है कि द पर्पस ऑफ फील्ड वर्क इन द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस इज, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में फील्ड वर्क का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए है ऐतिहासिक घटनाओं पर ध्यान देना, दूसरा है प्रत्यक्ष ठोस अनुभव प्राप्त करना, तीसरा है दृश्य दर्शन का आनंद लेना, चौथा है अधिक सामाजिकरण करना। तो दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष ठोस अनुभव प्राप्त करना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछ रहा है कि इतिहास विषय में सूची को व्यवस्थित करने के लिए जो दृष्टिकोण बहुत उपयोगी है वह क्या कहलाता है? वह या फिर कहें वह क्या है? सकेंद्रिक दृष्टिकोण है, सामयिक दृष्टिकोण है, सर्पिल दृष्टिकोण है, या कालानुक्रमिक दृष्टिकोण है? तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा कालानुक्रमिक दृष्टिकोण, यानी एक क्रम के अनुसार। जैसे कालानुक्रमिक एक दृष्टिकोण, जैसे पहले प्राचीन इतिहास, प्राचीन से एक बार मध्यकालीन, मध्यकालीन के बाद आधुनिक, आधुनिक के बाद विश्व इतिहास। ठीक है, तो एक क्रम में है, पहले प्राचीन, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक, फिर है, तो क्रम वाइज, यानी कालानुक्रमिक दृष्टिकोण से देखे तो वो सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रश्न क्रमांक 9 पूछ रहा है कि इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ कोरेगांव भीमा फाइट। ठीक है, फाइट या कहें कोरेगांव भीमा की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? 1718 में हुई थी, 1818 में हुई थी, या 1796 में, या 1857 में? तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1818। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वह रणनीति जिसमें सरकार आयात पर निर्भरता को कम करने हेतु घरेलू खपत के लिए स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्यात संवर्धन, प्रशुल्क, आयात प्रतिस्थापन, या कहें कोटा? तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर है आयात प्रतिस्थापन। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 4 आपसे प्रश्न क्रमांक 11 यानी 11 आपसे पूछ रहा है कि नाफेड का तात्पर्य है। दोस्तों नाफेड का तात्पर्य के फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो बताओ दोस्तों क्या होने वाला है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर कहें नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, या तीसरा नेशनल एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स मैनेजमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, या कहें चौथा नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फेडरेशन मैनेजमेंट फंड ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 12 आपसे पूछ रहा है कि छात्र संघ का गठन करके जानकारी का ज्ञान इकट्ठा करते हैं और टीम में कार्य करते हैं, इसे इस रूप में भी जाना जा सकता है। ठीक है, समस्या आधारित अधिगम, समुदाय आधारित अधिगम, सहयोगपूर्ण अधिगम, या कहें प्रायोगिक आधारित अधिगम? तो बता दो उससे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगपूर्ण अधिगम। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 13 आपसे पूछ रहा है कि जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग कितनी है, यानी व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग कितनी है? 38,400 किलोमीटर, 38,400 किलोमीटर, या कहें 3,84,000 किलोमीटर, या कहें 2,50,000 किलोमीटर, या कहें 25,000 किलोमीटर? तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 आपसे पूछ रहा है कि व्हेन डिड नादिर शाह इनवाइट इंडिया, यानी नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? ठीक है, तो आपने कहा क्या होगा? 1766 में, या 1749 में, या 1759 में, या 1739 में? तो दोस्तों आपने कहा नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो आपने कहा 1739 में। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 15 आपसे पूछ रहा है कि लोकल गवर्नमेंट इज अ सब्जेक्ट विच
फॉल्स अंडर डैश लिस्ट, यानी स्थानीय सरकार एक विषय वस्तु है जो कि सूची के अंतर्गत आती है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, या राज्य सूची, या केंद्रीय सूची, या स्थानीय। तो दोस्तों आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट, राज्य सूची में। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 16 आपसे पूछ रहा है कि सोशल साइंस इज अ डिसिप्लिन इज अ कॉम्बिनेशन फॉर, यानी शिक्षण के रूप में सामाजिक विज्ञान का डैश एक का संयोजन है। टाइप का संयोजन दोस्तों, पहला ऑप्शन है समाजशास्त्र, संस्कृति, विकास, अर्थशास्त्र, या कहें नृविज्ञान, समाजशास्त्र, संस्कृति, इतिहास, या कहें इतिहास, नृविज्ञान, विज्ञान, मनोविज्ञान, या कहें इतिहास, अर्थशास्त्र, भाषा और संगीत। तो बताओ दोस्तों राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा नवविज्ञान, समाजशास्त्र, संस्कृति और इतिहास। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 17 आपसे पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में गहन निर्वाह के लिए धान की खेती प्रचलित है, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, या पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। प्रश्न क्रमांक 18 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1839 में कलकत्ता, अब वर्तमान में कोलकाता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, केशव चंद्र सेन ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, या राजा राम मोहन राय ने। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 आपसे पूछ रहा है कि एक देश समाज में उत्पादित वस्तुओं को क्रय शक्ति के आधार पर लोगों के बीच वितरित किया जाता है। तो क्या वितरित किया जाता है? नियोजित, समाजवादी, पूंजीवादी, या मिश्रित। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 20 आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक विज्ञान में वर्तमान घटनाओं के शिक्षण के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? स्रोत विधि, खेल द्वारा शिक्षण विधि, वाद विवाद, या व्याख्यान विधि। तो दोस्तों अपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा वाद विवाद। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 21 आपसे पूछ रहा है कि FFW का विस्तृत रूप क्या है, यानी इसका जो फुल फॉर्म या शॉर्ट जो विस्तृत रूप क्या है? फूड फॉर वर्क, फंड फॉर्मेशन विंडो, या फॉरेन फंड्स वेयर हाउसिंग, या फेडरेशन ऑफ फाइनेंसिंग वीकर सेक्शन। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने का इसका राइट आंसर आएगा फूड फॉर वर्क। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 22 आपसे पूछ रहा है कि राज्य की नीति और प्रशासन के सभी मामलों पर मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। संयुक्त सचिव, अपर सचिव, मुख्य सचिव, या प्रधान सचिव। तो दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रश्न क्रमांक 23 कि डैश एक निकाय है जो जिसके गाँव से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं, जो ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल होता है। तो बताओ दोस्तों ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ब्लॉक पंचायत, या तहसील। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ठीक, प्रश्न क्रमांक 24 आपसे पूछ रहा है कि एक योजना है जिसे प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता के रूप में भी जाना जाता है। ग्रामीण ग्रुपों को स्वास्थ्य और पोषण के रूप में, मध्याह्न भोजन योजना के रूप में, विशेष पोषण योजना के रूप में, या बच्चों को पोषण की सुविधा के रूप में। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्याह्न भोजन योजना के रूप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डैश पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसमें अंतर्निहित सिद्धांतों को प्रदान किया, जो संविधान सभा ने संविधान को तैयार करने का कार्य पूरा किया, उसके आधार पर था। क्या था? तो कार्यकारी निर्देशन, आदेश, दिशा निर्देश, या उद्देश्य संकल्प। तो बताओ दोस्तों फटाफट आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, बताओ जल्दी से। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य संकल्प सॉरी। हाँ, चलो प्रश्न क्रमांक 26 आपसे पूछ रहा है कि डैश तब आयोजित होता है जब 2 से अधिक उम्मीदवार होते हैं और कोई भी उम्मीदवार पूर्ण बहुमत हासिल नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपके पास? द्वितीय मतपत्र यानी सेकंड बैलेट, तीसरा तृतीय मतपत्र थर्ड बैलेट, चौथा अधिमानी मतदान, या खुला मतपत्र ओपन बैलेट। तो दोस्तों जब भी ऐसे कोई कंडीशन बने, यानी तब आयोजित होता है जब 2 से अधिक उम्मीदवार होते हैं और कोई भी उम्मीदवार पूर्ण बहुमत हासिल नहीं करता है, तब इन 4 ऑप्शन में से कौन सी कंडीशन लागू होती है। ठीक है, तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर है द्वितीय मतपत्र यानी सेकंड बैलेट। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 27 आपसे पूछ रहा है कि आयोग ने आपातकाल के दौरान अधिकार ज्यादती और दुर्भावना के आरोप के कई पहलुओं की जांच की। काय की? किसने की? ठीक है, यूजी बनर्जी आयोग ने, कोठारी आयोग, फूकन आयोग, या न्यायमूर्ति JC शाह ने।
तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति JC का। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 18 आपसे पूछ रहा है कि किनके शासनकाल में उपनिषद का संस्कृत से फारसी का अनुवाद किया गया था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा शाहजहां। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 29 आपसे पूछ रहा है कि प्रायोगिक ज्ञान का सिद्धांत इनके द्वारा पेश किया गया था। इनके द्वारा पेश किया था? कार्ल रोजर्स, टॉलमेंस द्वारा, डेविड कोलबर्ग द्वारा या बंडूरा के द्वारा? तो दोस्तों बता फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड कोलबर्ग द्वारा। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, और ये आपसे पूछ रहा है कि द मोस्ट स्ट्रिकिंग क्वालिटी दैट अ सोशल साइंस टीचर नीड टू एक्वायर इज, यानी एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को अभिग्रहित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? पहला ऑप्शन है नित्य साप्ताहिक परीक्षण और असाइनमेंट आयोजित करना। दूसरा, लोकतांत्रिक नागरिक विकसित करने की भावना। तीसरा, छुट्टी के दौरान अतिरिक्त कक्षा आयोजित करना। या चौथा, छात्रों को नियंत्रित करना और सशक्त अनुशासन बनाए रखना। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक नागरिकता विकसित करने की भावना। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। खासकर उन दोस्तों को जरूर करेगा जो स्पेशल सामाजिक विज्ञान से किसी भी TGT वर्ग 2 या लेवल 2 राजस्थान का किसी भी एग्जाम की तैयारी करेगा तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और ऐसा ही लेवल आपको वर्ग 2 की जो एग्जाम होने वाली उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को जरूर शेयर करेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।